हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग हमारे आसपास के बाजार अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें स्थायी अवसंरचना का अभाव होता है। इनमें वस्तुओं की कम कीमतों का मुख्य कारण कम संचालन लागत है। यहाँ मूल्य निर्धारण पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साप्ताहिक बाजार सप्ताह के एक निश्चित दिन लगाए जाते हैं और यहाँ पर लगने वाली जो दुकानें होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, अस्थायी होती हैं। यानी यहाँ के दुकानदार टेंट लगाकर या तिरपाल लगाकर दुकान लगाते हैं। तो ये अस्थायी प्रकृति की दुकानें होती हैं जो सुबह लगाई जाती हैं और शाम को बाजार खत्म होने के साथ हटा ली जाती हैं। तो इनमें स्थायी अवसंरचना का अभाव होता है। तो पहला वाला कथन सही है। इनमें सामान जो है सस्ता मिल जाता है। उसका मुख्य कारण है कि इनकी जो संचालन लागत है कम होती है। देखिए, यहाँ पर चूंकि अस्थायी दुकानें हैं तो अस्थायी दुकानों का बहुत ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ता है। जो भी नगर पालिका या जो भी ग्राम पंचायत की फीस है, तय फीस है, वो फीस ये देते हैं उस दिन की। और इनका जैसे पक्की दुकानों में पूरे महीने का किराया जाता है, उस तरह से किराया नहीं जाता है। ना ही इन्हें बिजली का बिल देना पड़ता है, ना ही इन्हें अतिरिक्त कर्मचारी रखने पड़ते हैं। तो इनकी संचालन लागत जो है कम होती है। यही कारण है कि वस्तुओं को भी कम दाम पर बेचते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए, यहाँ पर मूल्य का निर्धारण सरकार नहीं करती है बल्कि ये लोग खुद करते हैं। यानी कोई भी सामान जिस पर ये देख लेते हैं कि इन्हें कुछ बचत हो रही है तो उस पर उसी हिसाब से वो रेट तय करते हैं। यहाँ पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक और दो कथन सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में मोल भाव की संभावना मुख्यतः किस कारण से होती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एकाधिकार बाजार संरचना, समान वस्तुओं की बहुलता और प्रतियोगिता, सरकारी सब्सिडी। चूंकि साप्ताहिक बाजारों में एक ही प्रकार के सामान वाली बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो इस वजह से इन दुकानों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रतिस्पर्धा का फायदा होता है खरीदार को, यानी उपभोक्ता को। यानी वो यहाँ पर मोल भाव करके, बार्गेनिंग करके अच्छे प्राइस में चीज़ों को खरीद पाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला, यानी समान वस्तुओं की बहुलता और प्रतियोगिता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साप्ताहिक बाजार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है? उच्च प्रवेश बाधाएं, सीमित विक्रेता, मूल्य नियंत्रण या वस्तुओं की समानता। देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार के सामान की कई दुकानें होती हैं। तो कई दुकानें होने के चलते जो यहाँ पर उपभोक्ता है उसके सामने विकल्प होता है कि वो किसी भी दुकान से सामान खरीदे। तो यहाँ पर ग्राहक तो कम है, दुकानें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर वस्तुओं की समानता है दुकानों में। तो ऐसे में यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। चौथा प्रश्न है, मोहल्ले की दुकानों की सामाजिक आर्थिक भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये दुकानें केवल उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। यहाँ क्रेडिट यानी उधार की सुविधा सामाजिक और आपसी परिचय पर आधारित होती है। ये दुकानें साप्ताहिक बाजारों की तुलना में कम सुविधाजनक होती हैं। यहाँ केवल गैर ब्रांडेड सामान ही उपलब्ध होता है। मोहल्ले की दुकानों से आशय आपके घर के आसपास मौजूद जो वेंडर हैं, जो दुकानें हैं, उनसे है। तो इन दुकानों पर लगभग आपकी ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है केवल उच्च आय वर्ग के लोग ही यहाँ से सामान खरीदें। यहाँ पर उच्च, निम्न और मध्यम तीनों ही आयु वर्ग के लोग अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यहाँ से सामान लेते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। चूँकि ये आपके आस पड़ोस के दुकानदार होते हैं तो आपके घर वालों से भी परिचित होते हैं, आपसे भी इनका अच्छा खासा व्यवहार बन जाता है। तो इस वजह से ये लोग आपको उधार भी दे देते हैं। तो यहाँ बी वाला सही है, यानी यहाँ पर उधार की सुविधा सामाजिक पूंजी और आपसी परिचय पर आधारित होती है। तीसरा वाला कथन गलत है। ये जरूरी नहीं है कि जो मोहल्ले की दुकानें हैं वो साप्ताहिक बाजारों की तुलना में कम सुविधाजनक हों, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे आसपास भी ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ पर हमारी सुविधा का हर सामान उपलब्ध होता है। तो ये तीसरा वाला कथन कहना गलत हो जाएगा। चौथा वाला भी गलत है। देखिए, यहाँ पर ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों प्रकार का सामान उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर ये नहीं है केवल गैर ब्रांडेड सामान ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांडेड सामान भी मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही वाला जो कथन है वो है बी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
मोहल्ले की दुकानें समय लचीलापन प्रदान करती हैं। ये प्राय थोक व्यापारी से जुड़ी होती हैं। ये केवल नगद लेन देन पर आधारित होती हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। समय लचीलापन का आशय है कि यहाँ पर कोई टाइम बाउंड नहीं है, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि साप्ताहिक बाजार की तरह यहाँ पर कोई एक दिन दुकान खुलती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहल्ले की दुकान है तो उसका जो निश्चित समय खुलने का, उस समय वो खुलेगी और ये पूरे सप्ताह ओपन रहती हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी के टाइम में आप रात में भी इनसे सामान ले सकते हैं। तो ये दुकानें जो हैं ये समय लचीलापन प्रदान करती हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चूंकि ये फुटकर या छोटे व्यापारी होते हैं और ये अंतिम उपभोक्ता को वस्तुएं प्रदान करते हैं, तो ये जो सामान उठाते हैं ये बड़े व्यापारियों से नहीं, थोक व्यापारियों से सामान उठाते हैं। तो ये प्राय थोक व्यापारी से जुड़ी होती हैं। तो सेकंड वाला भी सही है। ये केवल नगद लेन देन पर आधारित होती हैं, ये गलत हो जाएगा। चूंकि ये हमारे मोहल्ले की दुकानें हैं और यहाँ के जो दुकानदार होते हैं उनसे हमारे संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। तो कई बार हमारे पास पैसे नहीं होने पर ये हमें उधार भी दे देते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है केवल नगद लेन देन पर ही सामान मिले, उधार भी सामान मिल जाता है। तो यहाँ पर एक और दो सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है, मोहल्ले की दुकानें किस प्रकार की बाजार संरचना का उदाहरण है? स्थानीय खुदरा बाजार, पूंजी बाजार, वैश्विक निर्यात बाजार या श्रम बाजार? देखिए, मोहल्ले की दुकानें स्थानीय खुदरा बाजार का एग्जाम्पल हैं। ये वे दुकानें हैं जो स्थानीय स्तर पर सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। सातवां प्रश्न है, मॉल आधारित बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र, उच्च पूंजी निवेश, अस्थायी संरचना, न्यून लागत संरचना। आप लोग जानते हैं कि मॉल जो हैं बड़े बड़े शहरों में स्थापित करवाए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें हर प्रकार के बाजार या हर प्रकार की दुकानें मौजूद होती हैं। तो मॉल को बनाने के लिए उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी स्टोर खोले जाते हैं उनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको अगर दुकान खोलनी है, इसमें स्टोर खोलना है, तो आपके पास उच्च पूंजी निवेश होना चाहिए। इसके अलावा आपको विज्ञापन वगैरह भी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर दुकान चलाना या मॉल में जो भी सामान खरीदारी करना ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लागत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मिलने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उच्च पूंजी निवेश की जरूरत होती है इसमें। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। आठवां प्रश्न है, ब्रांडेड उत्पाद महंगे क्यों होते हैं? विज्ञापन लागत, गुणवत्ता का दावा, आपूर्ति श्रृंखला की लंबाई। आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ कंपनियां या कुछ व्यक्ति अपने ब्रांड बनाकर कुछ उत्पादों को पैकेट में बंद कराकर वहाँ पर अपनी मोहर लगाकर अपना नाम देकर उन्हें बाजार में प्रस्तुत करते हैं और इसके लिए वो बड़े बड़े विज्ञापन भी करते हैं, अपने उत्पाद की विशिष्ट गुणवत्ता का दावा भी करते हैं। तो इस वजह से उनके उत्पाद जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने के लिए एक लंबी आपूर्ति श्रृंखला होती है। जैसे थोक की दुकानें होती हैं, फिर इसके बीच में मध्यवर्ती कुछ थोक की दुकानें होती हैं, फिर यहाँ पर रिटेलर्स आ जाते हैं, ये फुटकर दुकान वाले आ जाते हैं, तब वो जाके उपभोक्ता को मिल पाता है। तो यहाँ पर बीच में कई माध्यम हैं, यानी आपूर्ति श्रृंखला में कई प्रकार के व्यापारी यहाँ शामिल होते हैं। इस वजह से इनकी जो कीमत है ये बढ़ जाती है। तो विज्ञापन लागत, गुणवत्ता का दावा और आपूर्ति श्रृंखला की लंबाई, ये सभी कारक इसकी जो कीमत है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है, मॉल आधारित खरीदारी किस सामाजिक वर्ग से अधिक जुड़ी होती है? निम्न आय वर्ग, मध्यम और उच्च आय वर्ग, केवल ग्रामीण उपभोक्ता, केवल उत्पादक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉल में बिकने वाली जो अधिकांश वस्तुएं हैं इनकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए नियमित रूप से मॉल में केवल मध्यम वर्गीय लोग और उच्च आय वर्ग वाले लोग ही इनको एफर्ड कर पाते हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए यहाँ की चीज़ें खरीद पाना इतना आसान नहीं है। तो ये जो यहाँ का जो कल्चर है, यानी मॉल आधारित जो खरीदारी वाला कल्चर है, ये मध्यम और उच्च आय वर्ग से अधिक जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर है बी वाला। 10वां प्रश्न है, बाजारों की श्रृंखला में थोक व्यापारी यानी होलसेलर की भूमिका क्या है? वह उत्पादक से सीधे सामान खरीदकर अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। वह केवल
विज्ञापनों का प्रबंधन करता है। वह उत्पादक और खुदरा व्यापारी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वह केवल साप्ताहिक बाजारों को नियंत्रित करता है। थोक व्यापारी कंपनी या फैक्ट्री से या जहाँ पर भी सामान बन रहा है यानी उत्पादन की जो भी इकाई है वहाँ से सीधा तौर पर बल्क में यानी बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है और फिर उस सामान को अपने से छोटे व्यापारियों को छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको बेचता है। तो वो जो है उत्पादक और खुदरा व्यापारी के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 11वां प्रश्न है, शॉपिंग मॉल और ब्रांडेड सामान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रांडेड सामान की उच्च कीमत का मुख्य कारण उसका विज्ञापन और शोरूम की रखरखाव लागत है। शॉपिंग मॉल ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ब्रांडेड सामान की उच्च कीमत का मुख्य कारण ये है कि पहली बात तो ये है उसके बहुत सारे विज्ञापन किए जाते हैं, तो विज्ञापनों की कीमत भी उसमें जुड़ जाती है। इसके अलावा जो ब्रांडेड सामान है इनके अपने जो ब्रांड स्टोर हैं वहाँ से बेचा जाता है, तो शोरूम वगैरह में इनके ब्रांड स्टोर खोले जाते हैं। तो शोरूम का जो रखरखाव है या जो किराया वगैरह है वो सब इसमें शामिल कर दिया जाता है। इस वजह से ब्रांडेड सामान महंगा हो जाता है। देखिए शॉपिंग मॉल जो हैं ये शहरी क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। तो शॉपिंग मॉल ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, केवल एक। 12वां प्रश्न है, बाजार श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता को वस्तु बेचने वाला कहलाता है उत्पादक, वितरक, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी। देखिए बाजार श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता को वस्तु बेचने वाला खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी या रिटेलर कहलाता है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्पादक सीधे उपभोक्ता को कम मात्रा में सामान बेचना पसंद नहीं करते। बाजार श्रृंखला वितरण दक्षता दर्शाती है या बढ़ाती है। बाजार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ समान होता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो भी प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो फार्मर्स हो, तो ये सब कोशिश करते हैं इनका पूरा का पूरा माल कोई एक व्यक्ति खरीद ले। अब मान लीजिए किसान ने गेहूं उपजाया, अब वो ये तो नहीं चाहेगा कि भाई फुटकर में बेचे, कोई 50 किलो उससे गेहूं लेकर जा रहा है, कोई 100 किलो लेकर जा रहा है, ऐसा तो वो नहीं करेगा ना। तो वो क्या करता है कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनको अपना माल बेचता है। फिर थोक व्यापारियों से छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो रिटेलर्स होती हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, वो सामान लेते हैं और वहाँ से जो उपभोक्ता हैं वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान ले लेते हैं। तो उत्पादक जो है सीधे उपभोक्ता को कम मात्रा में सामान बेचना पसंद नहीं करते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए बाजार श्रृंखला जो है वितरण दक्षता को बढ़ाती है, ये बात बिल्कुल सही है। बाजार श्रृंखला की वजह से ही हर सामान हर जगह उपलब्ध हो पाता है। जैसे मान लीजिए कोई यूपी की कोई कंपनी है, यूपी की कोई फैक्ट्री है, अब वो यूपी में सामान बना रही है, अगर उसकी पूरे देश में बाजार श्रृंखला फैली होगी तो उसका उत्पाद तमिलनाडु में भी मिल जाएगा, केरल में भी मिल जाएगा, साउथ ईस्ट में भी मिल जाएगा। तो बाजार श्रृंखला जो है वितरण की दक्षता को बढ़ाती है। देखिए बाजार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ समान नहीं होता है। जैसे उत्पादक की बात करें तो उत्पादक को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसके अलावा विज्ञापन वगैरह वाले भी इससे मुनाफा कमाते हैं, थोक विक्रेता भी मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कि किसके पास कितनी पूंजी है। पूंजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाभ अर्जित होता है। जिसकी ज़्यादा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट होती है वो ज़्यादा लाभ अर्जित करता है। तो बाजार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ समान नहीं होता है। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो केवल तीसरा वाला कथन सही नहीं है। तो आंसर है आपका बी वाला। 14वां प्रश्न है, बाजार श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्तर पर मूल्य वृद्धि, वस्तुओं की सार्वभौमिक उपलब्धता, उत्पादन में कमी, अधिक श्रम शोषण। देखिए इसका मुख्य लक्ष्य वितरण को संगठित करना है और वस्तुओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 15वां प्रश्न है, अप्रत्यक्ष बाजार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? वह बाजार जहां कालाबाजारी होती है, वह बाजार जो केवल रात में लगता है, वह बाजार जहां केवल डिजिटल मुद्रा चलती है, वह बाजार जहां उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल या पुर्जों का व्यापार होता है। अप्रत्यक्ष बाजार का मतलब है कि ऐसी वस्तुओं का बाजार जिन्हें सीधे तौर पर उपभोक्ता नहीं लेते हैं, बल्कि अंतिम उत्पाद उनसे जो तैयार होता है उसको उपभोक्ता लेते हैं। जैसे कार निर्माण में जो लगने वाले कल पुर्जे हैं
ये अप्रत्यक्ष बाजार या अदृश्य बाजार की मदें हैं। यानी कार की कंपनी जो है टायर वगैरह जो है, क्लच प्लेट वगैरह जो है या सीट कवर वगैरह है, ये किसी थर्ड कंपनी से खरीदती है और फिर उसको अपनी कार में लगा के देती है। लेकिन उपभोक्ता को तो केवल, यानी जो खरीदार जो है उसको तो केवल कार से मतलब है, उसको तो ये थोड़ी ना मतलब कि टायर कहाँ से आया है, इसकी सीटें कहाँ से आई हैं, इसके अन्य कलपुर्जे कहाँ से, उसे ये मतलब नहीं है। वो फाइनल उत्पाद देखता है। तो वह बाजार जहाँ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल या पुर्जों का व्यापार होता है। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। 16वां प्रश्न है, उर्वरक बाजार किस प्रकार का उदाहरण है? उपभोक्ता प्रत्यक्ष बाजार का, पूंजी बाजार का, मध्यवर्ती वस्तु बाजार का या विदेशी मुद्रा बाजार का? जैसा कि आप लोग जानते हैं, फसल उत्पादन में उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि जो उपभोक्ता है वो तो केवल फसल से मतलब है, उसे जैसे गेहूं चाहिए या अन्य जो दालें वगैरह हैं या जो अन्य सब्जियां, उसे तो केवल उनसे मतलब है। उसे थोड़ी ना मतलब है कि कहाँ से बीज लाए हैं, कहाँ से फर्टिलाइजर्स आपने लाके लगाया है, कौन सी कंपनी का फर्टिलाइजर्स है, उसे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो उर्वरक बाजार जो है ये मध्यवर्ती वस्तु बाजार है। यानी अंतिम उत्पाद को तैयार करने में इसकी हेल्प ली जाती है। अंतिम उत्पाद क्या है? जो भी आपका अनाज है, जो भी खाद्यान्न है, उसकी पैदावार में इसकी भूमिका होती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो ये मध्यवर्ती वस्तु बाजार का उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, कार निर्माण में अलग अलग भागों की खरीद किस अवधारणा को दर्शाती है? ऊर्ध्वाधर एकीकरण, एकाधिकार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, संरक्षणवाद। देखिए, जब कार निर्माता इंजन, गियर या फिर उसके जो अलग अलग कलपुर्जे हैं ये अलग अलग कंपनियों या कारखानों से खरीदता है, तो ये दर्शाता है कि उत्पादन प्रक्रिया जो है कई चरणों और कई प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ी होती है। और ये व्यवस्था जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक उदाहरण है। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, यहां कथन दिया गया है, बाजार में सभी व्यापारियों को लाभ के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। कारण, बाजार में भागीदारी करने की क्षमता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और निवेश पूंजी पर निर्भर करती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार में मौजूद सभी व्यापारियों को एक जैसा लाभ नहीं होता है। कुछ व्यापारी यहां पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, जबकि कुछ अपना केवल गुजर कर रहे हैं, केवल अपना पेट ही पाल रहे हैं। जैसे साप्ताहिक बाजार वाले दुकानदार हैं, चूंकि उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास विशेष पूंजी भी नहीं है, तो उनको जो मुनाफा होता है उससे उनका केवल काम चल जाता है। वहीं जो शॉपिंग मॉल के जो व्यापारी हैं, जो शॉपिंग मॉल के बड़े बड़े ब्रांड वाले स्टोर के मालिक हैं, वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ पर सेल भी अच्छी खासी हो रही है। तो बाजार में सभी व्यापारियों को लाभ के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। रीजन यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है और सबके द्वारा जो पूंजी इन्वेस्ट की गई है वो भी एक जैसी नहीं है। जिसकी पूंजी ज़्यादा है वो ज़्यादा लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 19वां प्रश्न है, खुदरा व्यापारी यानी रिटेलर्स किसे कहा जाता है? वह जो कारखानों से कच्चा माल खरीदता है, वह जो थोक व्यापारी से बड़ी मात्रा में सामान लेता है, वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेचता है, वह जो केवल विदेशों में सामान निर्यात करता है। देखिए, खुदरा व्यापारी कम मात्रा में वस्तुएं थोक व्यापारी से खरीदते हैं और अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं। ये जो है बाजार श्रृंखला में अंतिम व्यापारी बोला जाता है। जैसे कि आपके मोहल्ले का दुकानदार है, साप्ताहिक बाजार का दुकानदार है, या फिर शॉपिंग मॉल में जो दुकानें होती हैं, ये सभी रिटेलर्स के उदाहरण हैं, खुदरा व्यापारी के उदाहरण हैं। वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेचता है, इसको रिटेलर या खुदरा व्यापारी कहा जाता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 20वां प्रश्न है, आधुनिक युग में हर जगह बाजार का विस्तार किस कारण से हुआ है? केवल जनसंख्या वृद्धि की वजह से, फोन और इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी की सुविधा के कारण, साप्ताहिक बाजारों के बंद होने के कारण, केवल शहरीकरण के कारण? देखिए, जैसे जैसे तकनीकी प्रगति ने अपनी जगह बढ़ाई है, तो वैसे वैसे हर जगह बाजार की उपलब्धता भी होने लगी है। अब जरूरी नहीं है कि आप भौतिक रूप से बाजार में जाएं तभी आपको सामान मिलेगा। आप लोग इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ऑर्डर करके सामान घर पर मंगा सकते हैं। तो फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी की सुविधा है, इसकी वजह से हर जगह बाजार का विस्तार हो पाया है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक बाजार का एक प्रमुख लाभ नहीं है?
जरूरत का सारा सामान एक ही जगह मिलना, वस्तुओं के विविध विकल्प उपलब्ध होना, उधार की असीमित सुविधा मिलना, मोल तोल करके भाव कम करवाने का अवसर मिलना। देखिए, साप्ताहिक बाजार में हर प्रकार का सामान एक ही जगह उपलब्ध हो जाता है, तो यहाँ पर ये इसकी एक विशेषता है। यहाँ पे वस्तुओं के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं, यानी हमें मान लीजिए कपड़ा चाहिए तो कपड़े की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि कपड़े के बहुत सारे व्यापारी यहाँ मौजूद होते हैं, तो वस्तुओं के विविध विकल्प यहाँ उपलब्ध होते हैं। चूँकि साप्ताहिक बाजार सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगता है और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई पक्की दुकानें तो है नहीं, जिसको जहाँ जगह मिल जाती है वो वहाँ पर अपनी दुकान लगा लेता है, टेम्प्रेरी दुकानें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो नगद में व्यापार करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान का तो पता नहीं है कि आज मान लीजिए यहाँ दुकान लगी है तो अगले वीकेंड पर या अगले सप्ते पर यहीं दुकान लगेगी, हो सकता है वो दुकान यहाँ लग जाए। तो ऐसे में वो ग्राहक से कैसे पैसे को वसूल करेंगे, क्योंकि पक्की दुकान तो है नहीं, और ना ही वो ग्राहक को जान रहे हैं ग्राहक कहाँ का है। भाई बाहर के यहाँ पे व्यापारी आते हैं बाजार करने, तो यहाँ पे ग्राहक के साथ भी उनके सामाजिक संबंध नहीं बन पाते हैं, तो यहाँ पर उधार की सुविधा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे नगद बेस पर ही सामान मिलता है। तो सी वाला गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर एक ही प्रकार के सामान की कई प्रकार की दुकानें होती हैं, कई दुकानें होती हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर मोल भाव करने पर भाव कम हो जाता है। यहाँ पे गलत वाला आंसर है आपका सी वाला, तो आंसर है आपका सी। 22वां प्रश्न है, विज्ञापनों का ब्रांडेड सामान की खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह सामान की कीमत को कम करता है, यह उपभोक्ता के मन में विशिष्ट गुणवत्ता का भ्रम या विश्वास पैदा करता है, यह बाजार की श्रृंखला को छोटा करता है, यह केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। देखिए, विज्ञापनों का जो ब्रांडेड सामान है, यानी कि जो ब्रांड अपने उत्पादों का विज्ञापन कराते हैं, तो उत्पाद को लेकर एक वो विशिष्ट दावा करते हैं। जैसे टॉप टेस्ट दाल, बेस्ट टेस्ट दाल के बारे में आपने पढ़ा था कि एक दाल में ये कहा गया है कि ये दाल जो है अतिथियों के सत्कार के लिए बनी है, एक दाल के विज्ञापन में कहा गया है कि ये बच्चों के पोषण के लिए बनी है। तो विज्ञापन क्या करते हैं, उपभोक्ता के मन में एक विशिष्ट इमेज क्रिएट करते हैं, एक विशिष्ट गुणवत्ता का भ्रम या विश्वास पैदा करते हैं, ताकि उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए लालायित हो। तो यहाँ पर बी वाला सही है, सही आंसर है यहाँ पर बी। 23वां प्रश्न है, किसी वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच इसके बीच की श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यानी उत्पादक उपभोक्ता के बीच की जो श्रृंखला है, बाजार आपूर्ति श्रृंखला है, उसका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। उत्पादक, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, उपभोक्ता, उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता, थोक व्यापारी, उत्पादक, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता, उपभोक्ता, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, उत्पादक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाजार आपूर्ति श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आ जाते हैं, प्रोड्यूसर आ जाते हैं, जिसमें कि कंपनियों में बनने वाला सामान हो, घरों में बनने वाला सामान हो, या खेतों में जो उत्पादन हो रहा है वो हो, तो ये सब उत्पादक हैं। थोक व्यापारी वो व्यापारी है जो बल्क में, एक बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है और फिर बाद में अपने से छोटे व्यापारियों को छोटी छोटी मात्रा में सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है। खुदरा व्यापारी वो अंतिम व्यापारी है जो उपभोक्ता को सामान प्रोवाइड करवाता है। तो यह सही क्रम है बी वाला, उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता। तो आंसर है आपका बी वाला। 24वां प्रश्न है, थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहां वस्तुएं सबसे पहले पहुंचती हैं, यहां से सामान अन्य व्यापारियों तक पहुंचता है, यहां 1 किलो या 1 ग्राम जैसी छोटी मात्रा में सामान बेचा जाता है। प्रत्येक शहर में थोक बाजार का एक निश्चित क्षेत्र होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर शहर में थोक बाजार का एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर होलसेल का सामान मिलता है। कंपनी से या उत्पादकों से सबसे पहले सामान थोक बाजार वालों के पास ही पहुंचता है, थोक की दुकानों पे पहुंचता है, तो यहाँ पे वस्तुएं सबसे पहले पहुंचती हैं और यहीं से जो है खुदरा व्यापारियों के पास सामान पहुंचता है, यानी यहाँ से सामान अन्य व्यापारियों तक पहुंचता है। क्योंकि यहाँ पे बल्क में सामान ये लोग उठाते हैं और फिर ये जो अपने से छोटे व्यापारी हैं उनको भी कम मात्रा में, ऐसा नहीं है कि बल्क में देते हों, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन ये नहीं है उपभोक्ता वाली मात्रा में सामान नहीं देते हैं। छोटे व्यापारियों को भी ये, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा कि हमें 5 कट्टे या 5 बोरी हमें ये वाला सामान चाहिए, 5 बोरी दाल चाहिए, तो इस तरह से सामान प्रोवाइड करवाते हैं। ये उपभोक्ता को, यानी खुदरा वाला जो व्यापारी, उस तरह से सामान नहीं देते हैं। किसी ने 1 किलो मांगा, किसी ने 500 ग्राम मांगा, ऐसे सामान नहीं देते हैं। तो यह सी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर है यहां पर सी वाला। 25वां प्रश्न है, अंतिम उत्पाद यानी फाइनल प्रोडक्ट से क्या तात्पर्य है? वह वस्तु जो अभी कारखाने में बन रही है,
वह वस्तु जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, वह वस्तु जो केवल निर्यात की जाती है, वह वस्तु जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग किए के लिए तैयार है। अंतिम उत्पाद का मतलब है कि वह वस्तु जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग के लिए तैयार है वो अंतिम उत्पाद कहलाता है। जैसे मोटरसाइकिल के मामले में मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल के कलपुर्जे जोड़ के मोटरसाइकिल बनाई जाती है, तो अंतिम उत्पाद क्या हुआ? मोटरसाइकिल हुई। अब मोटरसाइकिल में टायर कहाँ के इस्तेमाल किए गए, इंजन कौन सा इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा सीट कवर कहाँ का है, आपको मतलब नहीं है ना। आप तो फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, केवल मोटरसाइकिल देख रहे हैं। तो वह वस्तु जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग के लिए तैयार है वो अंतिम उत्पाद कहलाती है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 26वां प्रश्न है, बाजार के किस रूप में वातानुकूलित वातावरण और ब्रांडेड शोरूम पाए जाते हैं? साप्ताहिक हाट, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग मॉल, स्थानीय गुमटी। देखिए, शॉपिंग मॉल की अगर हम बात करें तो शॉपिंग मॉल शहरी क्षेत्र में स्थापित करवाई जाती हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जो कि एयर कंडीशनड होती है, उसी के अंदर पूरा का पूरा मार्केट होता है या उसी के अंदर सारे ब्रांड स्टोर मौजूद होते हैं, तो ये शॉपिंग मॉल है। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 27वां प्रश्न है, किसान द्वारा खाद और उर्वरक की खरीद किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है? प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार, मध्यवर्ती बाजार, साप्ताहिक बाजार, विदेशी बाजार। चूंकि खाद या उर्वरक या बीज जो हैं अंतिम उत्पाद को तैयार करने में हेल्प करते हैं, अंतिम उत्पाद को पैदा करने में हेल्प करते हैं, तो ये मध्यवर्ती बाजार का उदाहरण माने जाते हैं। यानी इनका उपयोग करके हम जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार कर रहे हैं। जैसे गेहूं में हमने बीज और उर्वरक इस्तेमाल किया तो अंतिम उत्पाद क्या निकला? अंतिम उत्पाद हमें गेहूं निकला। तो यहाँ पर जो खाद और उर्वरक हुए, उर्वरक या बीज जो हुए हैं वो मध्यवर्ती उत्पाद कहलाएंगे। तो ये जो इनका जो बाजार है ये मध्यवर्ती बाजार का उदाहरण है। तो आंसर है बी वाला। 28वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार में प्रतियोगिता का लाभ किसे मिलता है? केवल बड़े व्यापारियों को, खरीदारों को, केवल सरकार को या दुकानदारों को? चूंकि यहां पर एक ही प्रकार का सामान अधिक मिलता है, एक ही प्रकार के सामान की कई सारी दुकानें होती हैं, तो ऐसे में प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता का मतलब है कि यहाँ पे व्यापारी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बेचें, तो कम से कम प्राइस में सामान देने की कोशिश करते हैं। तो अंततः यहाँ पे फायदा जो है खरीदारों को होता है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक यह तय करता है कि कोई व्यक्ति कहां से सामान खरीदेगा? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, विज्ञापनों का प्रभाव, समय की उपलब्धता या उपरोक्त सभी? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सामान हमें कहां से लेना है या कौन सा सामान किस गुणवत्ता का हमें लेना है, कौन सी कंपनी का, किस ब्रांड का लेना है, ये हमारी जेब तय करती है, हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जो सामान्य दुकानें हैं कपड़े की, वहाँ से जीन्स खरीद लेते हैं, कुछ लोग कंपनियों की जो ब्रांडेड जीन्स हैं वो खरीदते हैं। दोनों में अंतर है। तो डिपेंड करता है आपकी जेब किस बात की गवाही दे रही है, आपकी जेब किस चीज़ के लिए अलाउ कर रही है। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विज्ञापनों का प्रभाव पड़ता है। यानी कुछ लोग इतने ज़्यादा विज्ञापनों के प्रभाव में आ जाते हैं, वो वही ब्रांडेड सामान की डिमांड करते हैं जो उन्होंने विज्ञापन में देखा है या जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो विज्ञापनों का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा समय की उपलब्धता भी है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं, यानी हम जैसे मॉल जाने का समय नहीं है तो आसपास के मोहल्ले की दुकानों से हमने वही ब्रांडेड सामान ले लिया, तो समय की उपलब्धता। तो ये सभी जो कारक हैं ये तय करते हैं कोई व्यक्ति कहाँ से सामान खरीदेगा। तो आंसर है आपका डी वाला, इन उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, बाजार की श्रृंखला किस प्रकार रोजगार सृजन में सहायक होती है? केवल विज्ञापन के माध्यम से, वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन और वितरण के विभिन्न स्तरों के माध्यम से, केवल विदेशी निवेश के माध्यम से, केवल सरकारी सब्सिडी के माध्यम से? जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाजार की श्रृंखला में उत्पादन से लेकर जो भी और प्रोसेस है, उत्पादन, परिवहन और वितरण, तो यहाँ पर तमाम तरह के लोग शामिल होते हैं। जैसे उत्पादन में कई प्रकार के लोग शामिल, मजदूर शामिल हैं, कई प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग शामिल हैं, तो वो उत्पादन करवा रहे हैं तो उनको भी लाभ हो रहा है, तो उन्हें रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा जब कोई उत्पाद बन जाता है तो कंपनी से थोक व्यापारी के यहाँ तक पहुँचाने में परिवहन के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो परिवहन में जो जो लोग शामिल हैं तो उनको भी रोजगार मिल रहा है। थोक व्यापारी के यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो थोक व्यापारी है वो भी उससे धन अर्जित कर रहा है। थोक से फिर रिटेलर के यहाँ पहुँचा, रिटेलर ने भी उससे मुनाफा कमाया और अंततः वितरण में मतलब उपभोक्ता के यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे सभी स्तरों पर रोजगार का सृजन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है,
बाजार में समानता के अभाव को दर्शाने वाला सबसे सटीक तर्क कौन सा है? खरीदारों के पास चुनाव करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। सभी दुकानदार एक ही प्रकार का कर देते हैं। एक छोटा दुकानदार बहुत कम लाभ कमाता है, जबकि बड़ा व्यापारी भारी निवेश कर अधिक लाभ प्राप्त करता है। विज्ञापन सभी वस्तुओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बाजार में समानता के भाव को दर्शाने वाला सबसे सटीक तर्क है। समानता का भाव कहाँ पर है, इसका सबसे सटीक तर्क कौन सा है? सबसे सटीक तर्क ये है कि एक छोटा दुकानदार जो है ये बहुत कम लाभ कमा रहा है, जबकि बड़ा व्यापारी भारी निवेश कर रहा है और उसको अधिक मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि व्यापार में भी समानता नहीं है। जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, जिसके पास कम पूंजी है वो कम मुनाफा कमा रहा है। तो यहाँ पर ये जो समानता के भाव को दर्शाने वाला एक वैलिड तर्क है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाजार का प्रकार दिया गया है और उसकी मुख्य विशेषता बताई गई है। साप्ताहिक बाजार, कम परिचालन लागत और उच्च प्रतियोगिता, मोहल्ले की दुकानें, पक्की दुकानें और सामाजिक साख, शॉपिंग मॉल, केवल गैर ब्रांडेड वस्तुओं का संकेंद्रण। उपरोक्त में से यहाँ पर आपको बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए, साप्ताहिक बाजार की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो परिचालन लागत है वो कम है, क्योंकि पक्की दुकानें हैं नहीं, बिजली का बिल देना नहीं है, कोई स्थायी कर्मचारी रखने नहीं है, घर परिवार वाले हेल्प कर देते हैं, तो यहाँ परिचालन लागत कम है। चूंकि इस साप्ताहिक बाजार में एक ही प्रकार के सामान की कई दुकानें होती हैं, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कम परिचालन लागत है, लेकिन यहाँ पर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, यानी उच्च प्रतिस्पर्धा है। तो यहाँ पहला वाला युग्म सही है। मोहल्ले की दुकानों की विशेषता ये अधिकांश दुकानें पक्की दुकानें होती हैं और यहाँ के दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो सामाजिक साख की वजह से वो इनको कभी कभार उधार भी देते हैं, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। शॉपिंग मॉल की बात करें, शॉपिंग मॉल में अधिकांशतः ब्रांडेड सामान ही मिलता है, कई बार वहाँ पे गैर ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा कि यहाँ पर केवल गैर ब्रांडेड वस्तुएं ही मिलती हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 युग्म सही हैं, तो यहाँ पर आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 युग्म सही हैं, तो आंसर है आपका बी। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं के बिकने से उनका उत्पादन सीधे तौर पर जुड़ा होता है। वस्तुओं की मांग बढ़ने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। यह बात बिल्कुल सही है कि वस्तुओं के बिकने से उनका उत्पादन सीधे तौर पर जुड़ा होता है। जो वस्तु ज़्यादा बिकती है, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई 100 पंखे बनाए, मान लीजिए एक कंपनी जो है ए नाम की कंपनी, इसने 100 पंखे बनाए। अब इसके 100 पंखे ही मार्केट में नहीं बिक पा रहे हैं, तो फिर आगे उत्पादन करके करेगी क्या? अब मान लीजिए इसने 100 पंखे लॉन्च किए और लॉन्च होते ही लोगों ने पहले बुक कर दिए, भैया हमें 100 पंखे में से इसमें से पंखे चाहिए, तो ये और ज़्यादा उत्पादन करेगी। तो वस्तुओं के बिकने से उसका उत्पादन सीधे तौर पर जुड़ा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है तो यहाँ पर उत्पादन में लगे हुए लोग हैं उन पर भी दबाव पड़ता है, तो ऐसे में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 34वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार के व्यापारियों को अलग से कर्मचारी रखने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उनके पास काम बहुत कम होता है, क्योंकि वे मशीनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि सरकार उन्हें मुफ्त श्रमिक प्रदान करती है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य अक्सर उनकी सहायता करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थायी कर्मचारी इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इनके जो परिवार के सदस्य हैं वही मिलजुल कर ये साप्ताहिक बाजार वाला काम संभालते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 35वां प्रश्न है, बाजार की श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? यह श्रृंखला उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने में मदद करती है ताकि बिचौलियों का लाभ समाप्त हो सके। यह सुनिश्चित करती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी वस्तुएं उपलब्ध हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाजार आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सीधा उत्पादन स्थल से ग्राहक तक सामान पहुँच जाए, यानी कई यहाँ पे मीडिएटर लोग, कई व्यापारी यहाँ शामिल होते हैं जो कि लाभ कमाते हैं जुड़कर। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। बाजार आपूर्ति श्रृंखला का फायदा ये है कि यहाँ पर चीज़ें जो है दूर दराज तक भी पहुँच जाती हैं। तो यहाँ सेकंड वाला सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी वाला, केवल दूसरा सही है। 36वां प्रश्न है, बाजार और समानता के संदर्भ में आर्थिक स्थिति किस प्रकार निर्णायक होती है?
यह तय करती है कि व्यक्ति किस बाजार का खरीदार या दुकानदार होगा। यह वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यह विज्ञापन की भाषा तय करती है। या इसका बाजार से कोई संबंध नहीं है। देखिए, बाजार और समानता के संदर्भ में जो आर्थिक स्थिति है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपके पास कितना पैसा है ना। अगर हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर दुकानदार के पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, बहुत ज़्यादा निवेश करने के लिए है, तो वो किसी अच्छे बाजार में या अच्छे मॉल में दुकान लेगा, वहाँ पे अपना स्टोर खोलेगा। अगर मान लीजिए दुकानदार के पास या किसी व्यापारी के पास कम पैसा है, तो वो साप्ताहिक बाजार से काम चलाएगा। ऐसे ही खरीदार के ऊपर भी है। खरीदार की जेब में अच्छा खासा पैसा है तो वो ब्रांडेड स्टोर से सामान लेकर आएगा, अन्यथा वो रेहड़ी पटरी या साप्ताहिक बाजार से सामान लेगा। तो यह तय करती है कि व्यक्ति किस प्रकार का खरीदार या दुकानदार होगा। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति इसके लिए निर्णायक है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ए वाला। 37वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किस विषय से है? अच्छा काम और आर्थिक विकास, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 12 का उद्देश्य संसाधनों का टिकाऊ उपयोग और जिम्मेदार उत्पादन उपभोग को बढ़ावा देना है। तो यहां पर आंसर है आपका सी वाला। अच्छा काम और आर्थिक विकास, ये सतत विकास लक्ष्य 8 से संबंधित है, एसडीजी 8 से संबंधित है। टिकाऊ शहर और समुदाय, ये एसडीजी 11 से संबंधित है। लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ये एसडीजी 17 है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो है सी वाला। 38वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 12 के जिम्मेदारी से उपभोग का बाजार में क्या अर्थ हो सकता है? अधिक से अधिक ब्रांडेड सामान खरीदना, संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, केवल सबसे सस्ता सामान खरीदना, विज्ञापन देखकर अनावश्यक खरीदारी करना। सतत विकास लक्ष्य 12 का मतलब ही है कि जिम्मेदारी से उपभोग करना है। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रकार से चीज़ों का उपभोग करें कि हमारी वर्तमान की जो आवश्यकताएं वो भी पूरी हो जाएं और भविष्य की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है कि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 39वां प्रश्न है, छोटे दुकानदार की आय कम होने का प्रमुख कारण क्या है? सीमित पूंजी, उच्च विज्ञापन, सरकारी संरक्षण या एकाधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पास पूंजी कम होती है, तो सीमित पूंजी की वजह से ये निवेश नहीं कर पाता है, इस वजह से ये कम कमाता है, यानी इसकी आय कम होती है। तो आंसर है आपका ए वाला। 40वां प्रश्न है, किसी स्थान विशेष पर एक निश्चित दिन लगने वाले साप्ताहिक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें होती हैं। इन बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों को अलग से कर्मचारी रखने पड़ते हैं। इन बाजारों में चीज़ें सस्ते दाम पर ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है, यानी यहाँ पे बताना है सही कथन कौन सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साप्ताहिक बाजार सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगता है और यहाँ की दुकानें जो हैं टेम्परेरी बेसिस होती हैं, अस्थायी दुकानें होती हैं। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है पक्की दुकानें होती, पक्की नहीं होती बल्कि अस्थायी प्रकृति की दुकानें होती हैं। यहाँ पर जो भी दुकानदार जो दुकान लगाते हैं वो सुबह दुकान लगाते हैं, शाम को दुकान उठा ले जाते हैं और उसका सामान अपने घर पर ही जमा करके रखते हैं। तो सेकंड वाला कथन सही है। चूंकि यहाँ पर इनके घर के लोग ही इस काम में इनका सहयोग करते हैं, तो इस वजह से इनको अलग से कर्मचारी या बाहर के कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर एक ही प्रकार के सामान की बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो यहाँ पर उच्च प्रतिस्पर्धा होती है, जिस वजह से सामान जो है एक ही स्थान पर और सस्ते दामों पर मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल 2 और 4। 41वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में कम लागत संरचना का प्रमुख घटक क्या है? दुकान किराया, परिवार का श्रम, बिजली बिल, सरकारी लाइसेंस शुल्क। देखिए, साप्ताहिक बाजारों में जो कम लागत संरचना है इसका प्रमुख घटक है जो परिवार का श्रम है, यानी जो घर के लोग हैं वही मिलजुल कर ये काम कर रहे होते हैं। अगर हम किराए की बात करें तो यहाँ पर जो साप्ताहिक बाजार होते हैं इनमें जो भी नगर पालिका जो ग्राम पंचायत है वो एक तय फीस लेती है। हालांकि वो दुकान के किराए से कम होती है, लेकिन फिर भी इनकी फीस जाती है। तय फीस एक होती है, जैसे 200 रुपये पर दुकानदार, 100 रुपये पर दुकानदार, इस तरह से फीस ली जाती है और हर जगह का ये रूल है।
इससे ज़्यादा नहीं ली जाती है, 100 या 200 या 300 रुपये तक ली जाती है। तो यहाँ पे परिवार का जो श्रम है, सबसे मेन कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर खुद के लोग ही अपने लगे होते हैं, इसी वजह से इनकी जो लागत संरचना है ये कम होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 42वां प्रश्न है, मोहल्ले की दुकानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें डेयरी, किराना व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी या दवाइयों की दुकानें शामिल हैं। हम इन दुकानों से एक निश्चित समय के दौरान ही सामान खरीद सकते हैं। ये दुकानें प्राय पक्की और स्थायी होती हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार परिचित होते हैं और दुकानदार ग्राहकों को सामान उधार देने को भी तैयार हो जाते हैं। आपको यहाँ बताना है गलत कौन सा है। तो यहाँ पहला वाला सही है, इसमें डेयरी, किराने के सामान वाली या स्टेशनरी या दवाइयों की दुकानें शामिल हैं। चूंकि यहाँ पर कोई टाइम बाउंड नहीं है, ऐसा साप्ताहिक बाजार जैसा नहीं है कि सोमवार को ही लगेगी, मंगल को ही दुकान लगे, ऐसा नहीं है। ये दुकानें जो है ऑल टाइम खुली रहती हैं। ऑल टाइम से मतलब जो भी इनके खुलने के घंटे हैं, जैसे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, या फिर इन द केस इमरजेंसी आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे उनके जो घर वाले हैं, घर में ही दुकानें होती हैं, तो वो रात को भी सामान दे देते हैं। तो यहाँ पर कोई समय की बाउंडेशन नहीं है कि भाई मंडे को दुकान खुलेगी, ट्यूसडे को नहीं खुलेगी, वेडनेसडे को नहीं खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। चूंकि दुकानें प्राय पक्की स्थायी होती हैं, यहाँ पर दुकानदार और ग्राहक परिचित होते हैं, तो कभी कभार ग्राहक को उधार भी मिल जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो सेकंड वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला, केवल दूसरा कथन असत्य है। 43वां प्रश्न है, शहरी बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरों में एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं जिन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। शहरों में एक ही बहुमंजिला इमारत के भीतर अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। इस तरह के बाजारों में मिलने वाला सामान प्राय साप्ताहिक और मोहल्ले की बाजारों की तुलना में सस्ता होता है। शहरी दुकानों में कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है, जिन्हें कंपनियां विज्ञापन देकर और गुणवत्तापूर्ण होने का दावा करके बेचती हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला वाला सही है, शहरों में एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं जिन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा एक बहुमंजिला इमारत भी होती है, उसके भीतर अलग मंजिलों पर दुकानें होती हैं, अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, उसको शॉपिंग मॉल कहा जाता है। तो सेकंड वाला भी सही है। चूंकि यहाँ पर शहरों में जो दुकान खोलने की जो लागत है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो सामान होता है वो सामान भी महंगा मिलता है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों का सामान यहाँ मिलता है, ब्रांड के स्टोर खोले जाते हैं, तो इनका सामान जो है मोहल्ले या फिर साप्ताहिक बाजारों की तुलना में महंगा होता है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला सही है कि यहाँ की जो दुकानों में कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है, जिन्हें कंपनियां विज्ञापन देके या फिर गुणवत्तापूर्ण होने का दावा करके बेचती हैं। यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर है आपका डी वाला, केवल 1, 2 और 4। 44वां प्रश्न है, बाजार श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। हर शहर में थोक बाजार का क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है थोक व्यापारी कहलाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बीच में कार्य कर रहे होते हैं उनको व्यापारी कहते हैं। हर शहर में थोक बाजार होता है जहां पर सामान सबसे पहले उत्पादन स्थल से सामान सबसे पहले वहां पर पहुंचता है। तो सेकंड वाला सही है। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला में वो अंतिम व्यापारी जो कि उपभोक्ता को सामान प्रोवाइड करवाता है, ये थोक व्यापारी नहीं बल्कि फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो यहाँ थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2। 45वां प्रश्न है, हमारे समाज में हर जगह बाजार मौजूद है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। इसे ई मार्केट के नाम से जानते हैं। कुछ कंपनियों द्वारा निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कल पुर्जे सीधे तौर पर दूसरी कंपनी से ही खरीद लिए जाते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तकनीकी की देन की वजह से आज मोबाइल, इंटरनेट की वजह से घर बैठे ही खरीदारी कर पाना आसान हो पाया है। हम लोग घर बैठे ही ऑर्डर कर देते हैं और घर पे ही सामान आ जाता है। अब हमें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कुछ कंपनियां अंतिम उत्पाद जो तैयार करते हैं, अंतिम उत्पाद को तैयार करने में
अन्य प्रकार के सामान की हेल्प भी ली जाती है, उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो कुछ कंपनियां सीधे तौर पर कंपनियों से ही सामान खरीद लेती हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर चूंकि दोनों ही कथन सही हैं तो आंसर होगा डी वाला। ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा, तो आंसर है आपका डी वाला। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? साप्ताहिक बाजार के दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करते हैं। बाजार में उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर विशिष्ट बाजारों का चयन करते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना में जो 12वां लक्ष्य है, ये जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन रखा है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है। जैसा कि आप लोग जानते, जो साप्ताहिक बाजार के दुकानदार हैं इनका पूंजी निवेश भी कम होता है और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बड़े व्यापारी की तुलना में कम लाभ अर्जित करते हैं, ना कि अधिक लाभ अर्जित करते हैं। तो ये कम लाभ अर्जित करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है, तो पहला वाला गलत है, तो आंसर है आपका ए वाला। 47वां प्रश्न है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। आप लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग का मतलब है कि जब कोई कंपनी किसी उत्पाद को पैकेट में बंद करके उस पर अपना नाम, अपनी मोहर लगाकर बाजार में प्रस्तुत करती है, तो इसका मतलब है कि वो अपने उत्पाद को बाजार में मौजूद अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाना चाह रही है। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 48वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, अखबारों पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। देखिए, कक्षा में अगर बाजार के विषय को पढ़ाना है तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो परियोजना है वो होगी दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना। तो आंसर है आपका ए वाला। 49वां प्रश्न है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी जो है सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो यहां पर आपको सही विकल्प का चयन करना है और बाजार की श्रृंखला का सही क्रम यहां बताना है कि क्या होगा। अगर हम बात करें टमाटर की, तो सबसे पहले टमाटर को उगाने की बात आ जाती है। तो टमाटर को उगाने के लिए जरूरी है कि टमाटर की खेती की जाए, तो सबसे पहले हमें बीज लाना पड़ेगा। तो यहां पर जो किसान है ये सबसे पहले क्या करेगा, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा। सबसे पहला काम इसका ये हो गया, यानी इसने स्थानीय मार्केट से बीज खरीदा है, फसल लगाई है, फसल पक के तैयार होगी। तो तैयार होने के बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा, जो थोक विक्रेता हैं, होलसेलर हैं, तो होलसेलर जो व्यापारी हैं ये सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाएंगे क्योंकि ये बल्क में टमाटर खरीदते हैं। तो सेकंड नंबर पर आ जाएंगे थोक विक्रेता। इसके बाद फिर थोक विक्रेता से जो छोटे शहरों की खाद्य संस्करण इकाइयां हैं जहां पर फ्रूट को प्रोसेस किया जाता है वो टमाटर खरीदेंगी। जैसे कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो थोक व्यापारियों से टमाटर लेगा। ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद जो मार्केटिंग वाली कंपनी, देखिए जब उत्पादक ने अपना उत्पाद बना लिया उसके बाद जो मार्केटिंग में शामिल जो कंपनियां हैं, जैसे जो प्रसंस्कृत उत्पाद जो बनकर तैयार हुआ है केचप, तो केचप को पुनः फिर थोक व्यापारी, थोक से फिर फुटकर व्यापारी और फुटकर व्यापारी से वो उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। तो फिर विपणन में शामिल जो कंपनियां, मार्केटिंग में जो शामिल हैं, थोक व्यापारी, उनके नीचे जो फुटकर व्यापारी, तो वो इसकी आपूर्ति करवाएंगे। तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। और यहां से फिर अंत में पहुंच जाएगा उपभोक्ता के पास, तो ये आ जाएगा आपका 5वें नंबर पर। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा BCDEA। तो आंसर है आपका डी वाला। 50वां प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना,
एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे जो हैं प्रत्यक्ष रूप से देख के चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा अनुभव होगा कि यहाँ पर किसी दुकानदार को कक्षा में बुलाया जाए और उसका साक्षात्कार करवाया जाए कि वो बाजार के रूप में क्या क्या चीज़ें फेस करता है, कैसे अपनी बाजार वाला सिस्टम मेंटेन करता है। तो बच्चे उससे अच्छा खासा सीखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना है, इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना। तो आंसर है आपका डी वाला। 51वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर बच्चों को एक टास्क दिया गया है, स्टूडेंट को एक टास्क दिया गया है कि आपको साप्ताहिक बाजार में और शॉपिंग मॉल में अंतर बताना है, स्पष्ट अंतर बताना है। तो पहला तो अंतर ये है कि साप्ताहिक बाजार में जो बिकने वाला सामान है ये शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ता होता है और इसे आम लोग भी खरीद पाते हैं। वहीं शॉपिंग मॉल में मिलने वाला सामान जो अपेक्षाकृत महंगा होता है और इसको कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। तो ये एक स्पष्ट अंतर यहाँ पे दिख रहा है। तो ए वाला कथन सही है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, टेम्पररी दुकानें होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में क्या होता है, जो भी दुकानें खुलती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दुकानें खुलती हैं, लीज पर खुलती हैं, या तो लोग खरीद लेते हैं या फिर लीज पे लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे दुकानें लंबे समय तक रहती हैं, परमानेंट दुकानें होती हैं। तो यहाँ पर एक स्पष्ट अंतर हो गया। साप्ताहिक बाजार जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं। वहीं मॉल की बात करें शॉपिंग मॉल की, तो शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। ये भी एक स्पष्ट अंतर है। जो आपका डी वाला कथन है, इसमें बोला गया है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, एक जनरल बात है, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। देखिए इन दोनों में आप देख रहे हैं साप्ताहिक बाजार की जो विशेषता बताई है, शॉपिंग मॉल की जो विशेषता बताई है, इनमें कोई स्पष्ट अंतर आपको दिख नहीं रहा है। तो यहां पर डी वाला जो है विकल्प ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर है आपका डी वाला। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसे सीटेट की कर रहे हैं या फिर अपने अपने राज्य स्तरीय एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल में ही बिहार जो टीचर्स एग्जाम होने वाला है उसके भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है केवल यूपीएससी के लिए या सीटेट के लिए नहीं है, बल्कि सभी एग्जाम के लिए है। जो आपका एनसीईआरटी है ये हर एग्जाम का एक बेस होता है और परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का 60% अपने आप कवर कर लेते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मैं जितनी मेहनत से कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उतना ही फर्ज आपका भी बनता है कि आप भी इसको प्रॉपर वे में देखें। तो आशा करता हूं कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।